हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? काफी बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो 10वें गुरु थे। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, डिंडीगुल किसका नाम है? डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है, उसी का नाम डिंडीगुल है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंगाल के वारेन हेस्टिंग गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जाफरनामा लिखा था। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है?
भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, यानी कि भारत में बड़े बंदरगाह 13 बंदरगाह हैं। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रासायनिक उत्पादों में आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह दहेज में स्थापित किया जा रहा है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, एनोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनोर बंदरगाह का विकास चेन्नई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए विकास किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, कोचीन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोची बंदरगाह मालाबार के तट पर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी में किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को बनाया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, निम्न में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उप अध्यक्ष बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नवगठित नीति आयोग का प्रथम उप अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, माफ़ी चाहता हूँ, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव नीति आयोग का सचिव होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में वित्त आयोग सदस्य नहीं शामिल होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी ने यामीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, यानी कि ए और बी दोनों उपाधि धारण किए थे। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी ने भारत में पहला आक्रमण हिंदू शाही राज्य के विरोध किए थे, जिसे ब्राह्मण शाही भी कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर में थी, जिसे ओहिंद व हिंद के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरोध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरोध हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदू शाही राज्य का जयपाल शासक ने तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। महमूद गजनी किस वंश का था। महमूद गजनी यामनी वंश का था। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं थे, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, किसने इक़्तादारी प्रथा चलाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश इक़्तादारी प्रथा चलाई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है,
13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होते थे, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी था, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मैसूर में थी, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंत दुर्गे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। चोल राजवंशों ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? आप लोग को बताना है होयसल की राजधानी का नाम क्या था। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र था, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पल्लवों की शासकों की रुचि को दर्शाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रथम भारतीय शासक राजा प्रथम थे, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 51 प्रश्न करवाए हैं, जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए होंगे वो एक लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।